हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। और हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी स्टार्टिंग भी कर रखी है। फर्स्ट 2 यूनिट्स वहां कंप्लीट हो गई है, तो माइक्रो की हम क्या कहते हैं स्टार्टिंग से यूनिट्स कर रहे हैं और मैक्रो की हम लास्ट से लेके चल रहे हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि जो यूनिट 5 है इसके अंदर इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये जो है एग्जाम में मार्क्स ये 7 to 8 मार्क्स तक ये यूनिट आती है। इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक 4 to 5 मार्क्स का आ जाता है और एक 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है, या एक 3 का एक 4 का इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब ये बहुत इजी यूनिट है, इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे तो आपके ये जो फुल 7 to 8 मार्क्स है कवर हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं बीओपी होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते किसे हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब जितने ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जिससे हमें क्या मिल रही है, जहां पे हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा काम जहां पे हम अपना क्या करते हैं, लाइवलीहुड, अपना जीवन जीने के लिए अर्निंग करते हैं, जहां से हमें अर्निंग मिले। तो अब ये है कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, की एक देश के लोग हैं, ठीक है, मान लो इंडिया है और इंडिया के लोग किससे क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम ROW भी कहते हैं, कि जैसे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, हमारे जो क्या कहते हैं इंडिया में, मान लो कि हम अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं अब्रोड में, तो क्या करेंगे हम, तो हमारी जो डीलिंग होगी वो इकोनॉमिक्स में यानी मनी में होगी, फॉरेन करेंसी में होगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहले हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पता होना चाहिए कि एक देश का जो नागरिक है, कोई एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई एक कंपनी भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई भी प्राइवेट, एक सिंगल इंडिविजुअल से लेकर कोई कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर, सब एक दूसरे देशों से क्या करना है, हमें ट्रांजैक्शन करना है, हमें बिजनेस करना है, और वो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अब एक कितने हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, जो बीओपी का जो अकाउंट होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, इज अ स्टेटमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, जो अब अकाउंट्स वाले बच्चे हैं वो तो इस पॉइंट को, ये जो डबल एंट्री सिस्टम लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम, इसको समझ पा रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी 2 एंट्री होना। 2 एंट्री होना, जैसे मान लो आपने क्या कहते हैं शॉपकीपर से एक पेन परचेज किया, ठीक है, तो आप अपने अकाउंट में आप अपना एक अलग, ये एक शॉपकीपर का अकाउंट होगा, ठीक है, और एक आपका होगा, पर्सनल होगा। तो आप क्या लिखोगे कि मैंने 20 रुपीज दिए, आपने क्या है 20 रुपीज जो आपके पास 100 थे उसमें से माइनस हो गए, और शॉपकीपर क्या लिखेगा इसके अंदर, क्योंकि वो लिखेगा कि उसे क्या मिले, 20 रुपीज उसकी अर्निंग हुई है। तो ये एक ही जो पेन का ट्रांजैक्शन हुआ है, एक ने उसको सेल किया शॉपकीपर के लिए, वो सेल हो जाएगा पेन का, और जो हमारे खुद के लिए इंडिविजुअल ने क्या किया, उस पेन को परचेज किया है। तो है पेन सिर्फ एक ही है, ठीक है, लेकिन दोनों के लिए पेन जो है, एक के लिए सेल है तो एक के लिए परचेज है। अकाउंट्स वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है वो उसकी 2 बार एंट्री होती है, जो ले रहा है वो भी उसकी एंट्री करेगा, जो खरीद रहा है उसकी वो भी एंट्री करेगा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, डबल एंट्री स्टेटमेंट है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम करते हैं, चाहे हम कोई भी बिजनेस करें, किसी भी टाइप का बिजनेस करें, हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप देखते हो कि आपके घर में भी, आपके रिलेटिव्स में, कोई पड़ोस में कोई भी नॉन पर्सन आप देखते हो कि वो कनाडा काम कर रहा है, वो क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री में, वो इंग्लैंड में काम कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, तो वहां पे वो काम करते हैं। तो क्या हुआ, वो हमारे देश से गए हैं और वहां पे अगर वो काम कर रहे हैं तो काम के बदले उन्हें अर्निंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो उसकी भी ट्रांजैक्शन होगी। तो वो क्या है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है हमारी। तो हम
क्या बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, एक देश के लोगों का विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम खाली इंडिया क्या कर सकती है, वो यूएस से भी कर सकती है, ठीक है। आप कोई भी कंट्री लेके चलो, जरूरी नहीं है इंडिया, पाकिस्तान से भी हम ट्रेड कर रहे हैं, अफगानिस्तान से भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी कर रहे हैं, हम किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक कंट्री से करना, ठीक है। और क्या होता है, हमारा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो हम अकाउंट बनाते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम का बनाते हैं। जैसे आप अपने घर का हिसाब करते होंगे आपके घर में कि जो मंथली हमारा इतना खर्चा हो गया, तो ऐसे ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाएंगे वो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम का बनाएंगे कि हमें हाफ ईयरली बनाना है, ईयरली बनाना है। तो हम जैसे जब हमारा जो पूरा एनालिसिस होता है उसमें पता चलता है ना कि इंडिया ने कितना ट्रेड किया, कितना उसका एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, तो वो सब हमारे पूरे अकाउंट्स की डिटेल के बाद पता चलता है। अब इसमें आ जाता है कि कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा पूछ लेते हैं कि बताओ व्हाट इज बीओपी और कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो बीओपी के कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे पहले होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स मतलब जिस गुड्स को, गुड्स क्या होते हैं, जो सामान होता है ना, हम उसको गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो गुड्स को हम इनको मर्केंडाइज गुड्स भी कहते हैं, मर्केंडाइज गुड्स या विजिबल गुड्स। तो इंपोर्ट कर रहे हैं, या तो हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं या हम दूसरे देश को वो चीज बेच रहे हैं। और विजिबल गुड्स हैं जैसे मोबाइल हो गया, कोई फूड प्रोडक्ट्स हो गए, क्लोथिंग हो गई, कोई भी चीज जिसे आप टच कर सकते हो, तो वो क्या आएगा, इसके कंपोनेंट्स में आएगा। तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे, क्या है, ये हमारा एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विजिबल गुड्स का ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएगा। अब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स। इनविजिबल गुड्स कैसे होते हैं, सर्विसेज। अब सर्विसेज अगर आपको कोई दे रहा है, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियर कुछ काम कर रहा है, आप बैंक में जा रहे हो, क्या कहते हैं, जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो आप एमएनसीज में भी देखते हो, ये कॉल सेंटर देखते हो, ये सारे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनविजिबल गुड्स हैं, ये टच नहीं कर सकते। लेकिन कोई आप देखते हो किसी हम प्रोफेसर को हम बाहर से बुलाते हैं, और वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो एक एक स्पीच देने के, कुछ पढ़ाने के इतने लाखों रुपए ले जाते हैं। इंजीनियर को बुलाते हैं कि आप हमें ये आर्किटेक्ट बुलाते हैं, डॉक्टर्स बुलाते हैं, तो वो क्या है, वो एक इनविजिबल गुड्स है, हम उनको लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इनविजिबल गुड्स मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी क्या आता है इसके अंदर भी, जब वो सर्विसेज, जैसे हमारे इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, क्या कहते हैं, अर्निंग के लिए जा रहे हैं बाहर, कि वो क्या कहते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई फेसबुक में काम कर रहा है, ये सिलिकॉन वैली में जो काम करते हैं, तो अब हमारे देश को कैसे अर्निंग होगी, क्योंकि वो रेजिडेंट क्या है, इंडिया के निवासी हैं, वो बाहर गए हुए हैं काम के पर्पज से। तो जब हम उनको क्या करते हैं, वो सरकार को टैक्स पे करते हैं, फिर जो सरकार को क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है उससे, और उनकी सर्विसेज से क्या हो रहा है, अगर वो मान लो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो उन्हें क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को क्या हो रही है, सर्विस हो रही है, प्रोवाइड हो रही है, क्या कहते हैं, टैक्स मिल रहा है, तो ये, और वहां के लोगों को क्या मिल रही है, उनकी सर्विस मिली, जो उन्होंने बताया, समझाया, जो भी वो काम करके आए। तो ये क्या होता है, इनविजिबल गुड्स में आता है, हमारी सर्विसेज भी आती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इसका भी बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी देखोगे कि आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलते हैं, ठीक है, एम्बेसीज में काम कर रहे हैं फॉरेनर्स, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है जब वन साइडेड ट्रांसफर, कि जिसके अंदर एक वन साइडेड ट्रांसफर है, जैसे कि डोनेशन देते हैं। आपने अभी देखा होगा कि कोरोना वायरस के टाइम पे जो बिल गेट्स है, उन्होंने डोनेशन दी पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, डोनेशन देना, किसी को गिफ्ट देना, बैंकिंग देना, बैंकिंग है, इंश्योरेंस, शिपिंग, प्रोफेशनल्स, ये सब क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, मतलब वन साइडेड ट्रांसफर हम कर रहे हैं, किसी को डोनेशन दे दी। जो भी हमारे ये बिजनेसमैन होते हैं, इनको थोड़ा डोनेशन के लिए काम करना पड़ता है,
फिलेनोथ्रोपी या क्या कहते हैं इनकी CRS सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें वो करना पड़ता है, ठीक है। और वो तो ये क्या, ये टैक्स से बचने के लिए भी वो सब करते हैं, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं उन्होंने भी बहुत इंडिया की हेल्प करी है, यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया वो, इसमें भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रखा है। अब है ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शन, जितने भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो भी इसमें आते हैं। अब कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो लॉन्ग, जिसका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिसका जो हम एक लंबे समय के जो ड्यूरेशन होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो उसकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, और उसका जो मेन पर्पस क्या होता है, जो वो ट्रांजेक्शन का, वो दूसरे अदर चीजों में वो हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमें वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है, इतने बिलियंस का लोन मिला है और हमें 10 ईयर्स में उसे पूरा करना है। लोन किस चीज के लिए मिला है कि आपको अपनी रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराना है, एजुकेशन में कंस्ट्रक्शन करना है। ऐसे इंडिया वाले लोन्स देते हैं कि इंडिया ने नेपाल को लोन दिया, भूटान को लोन दिया, श्रीलंका को लोन दिया, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म होता है वो बोरोइंग्स लेना, फॉरेन में किसी हमें फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल का रिपेमेंट कर दिया, कोई एसेट्स ऐसे खरीद लिए, बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ गया, तो जिसके अंदर हमारी मनी ज्यादा होती है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है, तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम 2 टाइप से बनाते हैं, एक में होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों अकाउंट का मतलब क्या है। अब करंट अकाउंट में देखेंगे, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजिबल गुड्स का, इनविजिबल गुड्स का और यूनिलेटरल ट्रांसफर का इंक्लूडेड होता है। हमने इसके जो देखो बीओपी के हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े ना, 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स है विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स और 1 यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये किसके लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। कोई सर्विस गया, 7 महीने दी, 1 साल दी, वापिस आ गया, ठीक है। इनविजिबल गुड्स में जैसे ये जो मोबाइल है, ये बोतल है, कोई भी चीज फूड प्रोडक्ट ले लो, इसमें इतने ज्यादा क्या कहते हैं, हजार लाख करोड़ों की नहीं होती, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये यूनिलेटरल, इसलिए क्या कहते हैं करंट अकाउंट में कंसीडर किए जाते हैं। जिन बच्चों के पास अकाउंट्स है वो समझ रहे होंगे इजीली। तो जो करंट अकाउंट होता है एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आता है, विजिबल गुड्स का, इनविजिबल गुड्स का और यूनिलेटरल ट्रांसफर, या हम कह देते हैं ये रिकॉर्ड करता है इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। या हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ डीलिंग करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग हमें अपने जो मनी को कन्वर्ट कराना पड़ता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है। उसमें स्पेसिफिक आपने सुना होगा कि 6 टाइप्स की जो करेंसीज है, डॉलर है, येन है, यूरो है, इन सब में हमें अपनी करेंसी कन्वर्ट करके फिर पेमेंट करनी होती है। तो जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो इन्हीं में पेमेंट करती हैं। तो इनफ्लो मतलब हमें फॉरेन करेंसी हमें मिल रही है कि हम अगर हमसे कोई क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो हम किस में पेमेंट लेंगे? फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट लेंगे। इनफ्लो होगा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई सामान हम मंगवा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन लोगों को, उस कंट्री को हमें फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी पड़ेगी। आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो फ्लो, फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो के अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा करंट अकाउंट में लिखा जाएगा, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर आएंगे। जैसे कि अब इसमें है कंपोनेंट्स इसके विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब आ जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा ये अलग से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि क्या होता है कैपिटल अकाउंट बताइए। तो एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर
हर टाइप के कैपिटल ट्रांजैक्शन जो है इंक्लूड होते हैं। जितने भी कैपिटल ट्रांजैक्शन है वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है हमारा प्राइवेट ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शन क्या होता है हमारा, जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका करते हैं, मशीनरी का, बाय पर्सन्स और कंपनी। इसमें अगर हम प्राइवेट ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है या कोई एक इंडिविजुअल है या मैं हूं और मुझे कोई क्या खरीदनी है, क्या कहते हैं, कोई मशीनरी का इंपोर्ट करना है कि और मशीनरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लॉन्ग ड्यूरेशन भी उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है, और ये कैपिटल ट्रांजैक्शन में आएगी फिर हमारी मशीनरी। तो और ये मशीनरी हमें अदर चीजों में भी हेल्प करेगी। मान लो मैंने एक देखी, क्या कहते हैं, सीविंग मशीन ही देखी है या कोई भी मशीन देखी है, किसी टाइप की प्रिंटिंग मशीनरी देखी है, अगर मैं उसका क्या कर रही हूं, मैं इंपोर्ट कर रही हूं उसका या एक्सपोर्ट कर रही हूं, तो क्या आ जाएगी, वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन में आ जाएगी। या कोई प्राइवेट फर्म कर रही हो तो। अब है ऑफिशियल या गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन। अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, ट्रांजैक्शन करती है अपने गवर्नमेंट के लेवल पे कि उन्हें क्या चाहिए, कुछ चीज मंगवानी है, कोई हमें कार है, कार चाहिए, ठीक है, बुलेट प्रूफ कार्स हैं, या हमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा कि हमने रफेल खरीदे, कोई हमारा वॉर मटेरियल है, गन्स हैं, ये सब भी क्या आ जाएंगे हमारे, ये गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन कर रही है इन सब चीजों का। तो यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, रॉकेट्स हैं, ये रॉकेट लॉन्चर्स ये वगैरह जो हमने देखे, कुछ भी चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जिसका ट्रांजैक्शन करे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे हम कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है, अच्छे से करना है आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो एफडीआई में डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो कि परचेज करना कोई एसेट्स को या एक्वायर करना कंट्रोल ऑफ द सेम। कि मान लो कि मैंने अब्रोड में क्या खरीद लिया, एक हाउस खरीद लिया, घर खरीद लिया, अब उसकी जो खरीदा होगा तो क्या होगी, वो क्या कहते हैं, एक इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, ठीक है, उसके जो क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे ही, कम तो होंगे नहीं उसके, और वो क्या है मेरे लिए एक एसेट्स है और उसका कंट्रोल भी मेरे पास ही है। कि अगर मैंने कोई चीज खरीद ली, अगर मैंने मान लो यूएस में मैंने एक फ्लैट ही खरीद लिया मान लो, तो वो क्या है, वो मेरा है, मेरे नाम पे ही है, ठीक है, तो मेरी परमिशन के बिना उसका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती वहां की, तो पूरा कंट्रोल मेरा होगा। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, उसमें होगा कि मैंने कोई एसेट्स तो एक्वायर किया है लेकिन मुझे उस एसेट्स का कंट्रोल नहीं मिला। कि ऐसा नहीं है कि मैंने खरीद लिया, वहां पे मैंने शेयर मार्केट में मान लो पैसे लगा दिए, मुझे शेयर्स मिल गए, लेकिन मैं वहां पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकती अपने अकॉर्डिंग, कि वहां पे मैं अपने अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकती, वहां पे मैं मीटिंग्स में पार्ट नहीं ले सकती। तो पोर्टफोलियो में आता है कि परचेज कर लेते हैं, इसके अंदर बॉन्ड का जो फॉरेन गवर्नमेंट जैसे कहते हैं ना इश्यू कर देती है, हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्राइवेट फर्म्स भी इन कि आप आइए और हमारे देश में पैसे लगाइए। जितने भी आपने देखे होंगे जैसे पेटीएम वगैरह जितने भी हैं, इसमें फोन पे है, ये सारे इनके शेयर्स जो होते हैं वो अदर जो फॉरेन कंट्री वाले भी इसके अंदर खरीदते हैं, लेकिन कंट्रोल इंडियंस का है, जैसे इस पे फोन पे हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसके अंदर परचेज करते हैं लेकिन ओनरशिप हमारी होती है, उस कंट्री वालों की होती है, हम एसेट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। या हम कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता है, एंजॉय करते हैं, लेकिन हमें ओनरशिप नहीं मिलती। तो ये क्या है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और लास्ट आ जाता है इसमें स्टॉक ऑफ गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर आएगा, सॉरी, कि गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक होना। आप ये याद रखिए कि जो मार्केट होती है उसके अंदर एक तो फॉरेन करेंसी और एक गोल्ड। फॉरेन करेंसी और गोल्ड और सिल्वर के, गोल्ड मेनली होता है कि उसके अंदर उसका स्टॉक जिसके पास जितना ज्यादा होता है उसकी वैल्यू क्या कहते हैं, उसकी जो करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें स्टॉक रखना क्या कहते हैं गोल्ड और सिल्वर का भी बहुत इसके अंदर एक कंपोनेंट करंट कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है कि जो इंडिया में क्या है कि आप अगर अदर कंट्रीज में देखोगे तो लोग इतना प्रेफर नहीं करते गोल्ड पहनना, लेकिन इंडिया में एक टाइप का रिचुअल्स है कि यहाँ पे सबको गोल्ड चाहिए होता है, पहनना होता है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, क्योंकि वहां पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना वो गोल्ड के अकॉर्डिंग भी करेंसी में होते हैं, कि गोल्ड के अकॉर्डिंग वैल्यू लगाई जाती है फॉरेन मार्केट में।
फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसमें आप मान लो जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है कि आपको लोन मिलेगा, गोल्ड पे लोन लीजिए। ये सब क्यों निकालती है? क्योंकि इंडिया में गोल्ड बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो बाहर नहीं निकालते। उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है कि हमें पहनना है और ये सारे। और बाहर के देशों में ना इसे कोई पूछता भी नहीं है। मतलब जैसे कि आप अगर साउथ अफ्रीका में जाओगे तो वहां तो गोल्ड की माइंस है, तो वहां पे लोग पहनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इंडिया में उसकी वैल्यू है। तो जो है ये जो जितनी भी मार्केट है उसमें गोल्ड के, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब के अकॉर्डिंग डीलिंग होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसमें से क्वेश्चंस ये पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फर्दर अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं देखा है तो आप उसमें भी अपना चैप्टर कंटिन्यू करते रहिए। आज हम वहां पे यूनिट 3 करेंगे, ठीक है। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।